हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू बेरवा और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन मराठा रिजर्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मराठाओं को क्यों रिजर्वेशन दिया गया था और अब क्यों वापस ले लिया गया है, और महाराष्ट्र की सरकार इस रिजर्वेशन को वापस लेने के ऊपर क्या बोल रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, ठीक है, और ये क्यों वापस ले लिया गया, इसके पीछे का क्या कारण है, अपन सारी हिस्ट्री को इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो महाराष्ट्र है वहाँ पर मराठा कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो 32% है, और 2011-12 में एक सर्वे किया गया था, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे किया गया था। ठीक है, और ये किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के साथ मिलकर। उसमें यह पाया गया कि जो मराठाओं की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि पर्सन की, किसी भी पर्सन की जो इनकम है, ठीक है, वो सेकंड नंबर पे, जो मराठा कम्युनिटी के जो पर कैपिटा इनकम निकाली गई वो सेकंड नंबर पर पाई गई। वो कितनी पाई गई? 36,548 रुपये पाई गई 2011-12 के डाटा के अनुसार। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे किसकी थी? वो थी ब्राह्मण लोगों की, जो कि 47,427 थी। और उसके आगे और क्या पाया गया देखिए आप। जो ऊपर के मराठाओं के जो 20% थे, ऊपर के 20% मराठा थे, ये ऊपर के 20% थे, उनके पास टोटल इनकम का 48% हिस्सा था। मतलब अभी भी है ना, 2011 के डाटा के अनुसार। और उनकी पर कैपिटा इनकम 86,000 के ऊपर पाई गई। ठीक है, और जो लोवेस्ट 20% थे, जो लोवेस्ट 20% थे, यहाँ के लोवेस्ट 20%, उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो इस इनकम का 10 गुना कम थी। और उनकी इनकम कितनी थी? लगभग 7,000 रुपये के सही कुछ ऊपर थी, 7,198 रुपये ही थी। ठीक है, और जो लोअर 40% थे, इनकी आप इन 40% को देखोगे तो इनकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 16,285 रुपये थी। ठीक है, तो ये जो मराठाओं के नीचे के जो 60% है, ये नीचे के जो 60% है, इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो देखा गया कि ये बहुत ही कम है। ठीक है, और जो दलित लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी है, जो हाईएस्ट दलित हैं, मतलब दलित में जो ऊपर के 20% है ना, उनकी ऊपर के 20% उनकी इतनी पाई गई थी 63,030 रुपये। और जो सेकंड हाईएस्ट थे, मतलब ये ऊपर के 20% और फिर इनके बाद के 20%, इनकी पाई गई थी 28,897 रुपये। और ओबीसी की कितनी थी? 28,580 रुपये। और इसके अलावा जो बाकी जितनी भी क्लास बची उनकी इनकम थी 34,546 रुपये। ठीक है, तो इस डाटा से अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला देखिए, मैं आपको ग्राफ में शो करता हूँ। ठीक है, हाईएस्ट 20% की थी 86,000, ठीक है, और लोवेस्ट 20% की थी 7,198, और लोअर 40% की थी 16,285। बाकी हाईएस्ट दलित की 63,000, और सेकंड हाईएस्ट की 28,897, और ओबीसी की 28,580, और इसके अलावा जो भी बची उनकी थी 34,000 रुपये के समथिंग। तो आप इन दोनों का जो डाटा देखेंगे, ये जो 40% देखेंगे मराठा के, जो नीचे के जो 60% देखेंगे, इनकी इनकम देखो बाकी सब लोगों से, बाकी दूसरी कम्युनिटी है उन लोगों से भी इनकी इनकम कम है, ये पाई गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? 2016-17 में मराठा कम्युनिटी ने आरक्षण को लेकर और भी दूसरे इश्यू को लेकर बहुत बड़ा क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया एक तरीके से, मतलब रिजर्वेशन की मांग के लिए। देख सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे एकदम पब्लिक का समुद्र दिखेगा आपको। ठीक है, इस विद्रोह को देखते हुए क्या किया? नवंबर 2018 में जब बीजेपी और सेना की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, तो उसने 16% रिजर्वेशन दे दिया मराठा कम्युनिटी को अंडर एसईबीसी, है ना। एसईबीसी क्या है? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018। इस एक्ट के थ्रू मराठाओं को 16% रिजर्वेशन दे दिया, किसमें? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो एसईबीसी कोटा के थ्रू मराठाओं को 16% रिजर्वेशन मिल गया यहाँ पे। उसके बाद ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में 40 दिन तक इसकी सुनवाई चली, और बाद में ये कंक्लूजन निकला कि ये वो जो रिजर्वेशन था, जो 16% दिया गया था, उसको रिड्यूस कर दिया गया। एजुकेशन में इसको 12% कर दिया गया, और साथ में एम्प्लॉयमेंट में इसको 13% कर दिया गया। ठीक है, इससे मराठाओं के अंदर असंतोष तो था, लेकिन उनमें थोड़ा कम असंतोष था, और उन्होंने इस बात को क्या है एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यहाँ तक चलेगा।
यहाँ पे नवंबर 2018 में रिजर्वेशन मिल गया, उसके 40 दिन बाद यानी कि आप देखोगे कि तो ये दिसंबर की बात हो गई है ना, यानी कि दिसंबर 2018 की बात हो गई जब इनको फाइनली 12% एजुकेशन में और 13% जॉब में रिजर्वेशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनवरी 2019 में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या किया, जो ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया। ठीक है, किसके अंडर में देते हैं, जॉब और एजुकेशन में उनके लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे महाराष्ट्र में क्या प्रभाव पड़ा वो आप देखिए। जो मराठा कम्युनिटी के जो लोग थे उनके पास SEBC कोटा पहले से था और अब उनको क्या मिल गया, EWS भी मिल गया, तो वो SEBC का भी फायदा उठाने लगे और EWS का भी फायदा उठाने लग गए। ठीक है, तो इससे क्या है ना, महाराष्ट्र के कुछ और लोगों में भी क्या है ना असंतोष फैल गया और उन्होंने इसमें कंप्लेंट फाइल करी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस मुद्दे के ऊपर रिव्यू किया और उसने जुलाई 2020 में ठीक है एक ऑर्डर इश्यू किया। उसमें कहा गया कि जो लोग SEBC का कोटा के अंदर आते हैं वो EWS का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो SEBC में वो SEBC में ही रहेंगे, वो EWS का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, कि जो मराठा हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास नहीं है। इनको यदि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कहना एक तर्क वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये कई सारे दशकों से महाराष्ट्र में इनकी मतलब रूलिंग पार्टी है। ठीक है, तो इनको आप सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं कह सकते। ठीक है, ये इंदिरा साहनी वाला केस क्या है इसको भी अपन जान लेते हैं। ठीक है, क्या है ना, ये इंदिरा साहनी जी ये एक एडवोकेट है और इन्होंने ये एक याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, है ना, उसको इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, 1980 में एक BP मंडल कमेटी गठित हुई थी, है ना, उसने क्या है ना रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है, रिजर्वेशन का जो कोटा है उसको OBC के लिए 27% और साथ में SC के लिए 15% और SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% की प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और ये इंदिरा साहनी जी है, इन्होंने बोला था कि यदि आप रिजर्वेशन को 50% लिमिट से ज़्यादा कर देते हो तो उसके कुछ नुकसान हैं। उन नुकसान में 3 मेन पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रखी है उसका उल्लंघन होएगा यदि आप रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये था कि कास्ट जो है वो एक अच्छा रिलायबल इंडिकेटर नहीं है बैकवर्डनेस को साबित करने का। ठीक है, तो आप कास्ट बेस पे भी बैकवर्डनेस साबित नहीं कर सकते, ये मैं सजेस्ट किया था। और तीसरा ये था कि जो यदि आप 50% से ज़्यादा बढ़ा दोगे रिजर्वेशन को तो उससे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनकी एफिशिएंसी है उनके ऊपर रिस्क आ जाएगा, मतलब उनकी हो सकता है कि उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो फिर इनका जो कंक्लूजन निकला था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने का मतलब ही कि अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। ठीक है, ये मामला कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया कि सितंबर 9 को, है ना, 9 सितंबर 2020 को फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मराठा के जो कैंडिडेट है ना वो EWS कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, कि मतलब अब उनको SEBC का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2020 को ही बोल दिया था। और इससे जो मराठा के जो नेता थे या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इस मूव का, कोर्ट के इस ऑर्डर का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या है इस ऑर्डर को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया। ठीक है, और दिसंबर 2020 में एक नया ऑर्डर पास किया कि जो EWS का जो बेनिफिट है ना वो आप ऑप्शनल है, मतलब कि जो मराठा कम्युनिटी के लोग हैं वो चाहे तो SEBC कम्युनिटी का SEBC कोटा का यूज कर सकते हैं या फिर EWS कोटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब ये होल्ड हटा तो मई 5 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो SEBC जो ये कोटा था इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया मई 5 को। ठीक है, कि अब SEBC जैसा कुछ नहीं रहेगा, अब जो भी मराठा कम्युनिटी के लोग हैं वो EWS में ही आएंगे। यदि वो इसके लिए एलिजिबल है तो वो EWS का बेनिफिट ले सकते हैं। एलिजिबल कौन लोग हैं, जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है।
ठीक है, यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो और गवर्नमेंट ने मई 31 को कहा है, मई 31 को भी मतलब एकदम क्लियर कर दिया कि अब एससी बीसी के कैंडिडेट को कोई एससी बीसी का कोई फायदा नहीं मिलेगा, अब वो सारे के सारे ईडब्ल्यूएस में ही गिने जाएंगे। ठीक है, अब एससी बीसी का कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। ओके, इन सब मुद्दों के बाद ठीक है, आखिरकार ये मुद्दा उठता है कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन 9 सितंबर 2020 से पहले की रिक्रूटमेंट के थ्रू हो गया है, उनका सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस हो गई है, लेकिन उनकी अभी अपॉइंटमेंट आना बाकी है, उनका ज्वाइनिंग लेटर भी आना बाकी है, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उनको एससी बीसी में रखा जाएगा या फिर उनको ईडब्ल्यूएस में रखा जाएगा? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यह क्लेरिफाई कर दिया है कि जिनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पूरी हो गई है और जिनका ज्वाइनिंग लेटर अभी आना बाकी है, तो उनकी जो पोस्ट है उनको अभी कुछ टच नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसा पहले हो गया उनको वैसे ही रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नई रिक्रूटमेंट अब आएगी वो ईडब्ल्यूएस से ही वो मराठा कम्युनिटी के लोग उसका फायदा उठा सकते हैं यदि वो एलिजिबल है मतलब वही 8 लाख रुपए से यदि उनकी इनकम कम है तो उसका ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकते हैं। और ऐसे नए एडमिशन होंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उसमें भी यही सेम है कि वो ईडब्ल्यूएस के थ्रू ही अपना लाभ उठा सकते हैं इफ दे आर एलिजिबल। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया है कि वो इस ऑर्डर को रिव्यू करवाने के लिए रिव्यू पिटीशन याचिका दायर करेंगे। और जो मराठा कम्युनिटी है वो महाराष्ट्र में एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो इसको कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। ठीक है, और इसकी वजह से जो मराठा कम्युनिटी के लीडर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो जल्दी से जल्दी मिल पाए।